अनुसार, कार्य के अनुसार कोशिका का आकार, संरचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो कोशिका कार्य के अनुसार क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की कोशिका हो। देखो कोशिका तो सब में पाई जाती है ना, लेकिन उनके चाहे एक कोशिक जीव हो चाहे बहुकोशिक जीव हो, उसमें जो कोशिकांग रहते हैं वो भी सब में समान होते हैं, लेकिन उनकी कार्य के अनुसार उनकी संरचना क्या हो सकती है, अलग अलग दी गई है। जैसे कि कुछ कोशिकाएं हमारे यहाँ कैसी होती है, रुधिर की कोशिका है, रुधिर कोशिका है, वो कैसी है आपकी द्विअवतलाकार है, डंबल जैसे डंबल होते हैं उस आकार की होती है। ठीक है। तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में होती है, तंत्रिका कोशिका कैसी होती है तुम्हारी, लंबी होती है आकार में। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के आकार उसमें दिए गए हैं कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार के आकार हो सकते हैं। ये कॉमन सी चीज़ है ना। अलग अलग कोशिकाओं के आकार अपने कार्य के अनुसार बदलते रहते हैं, तो ऐसा फिक्स नहीं है। तो कोशिका का आकार किस पर डिपेंड करता है, कार्य पे। यदि कार्य अलग अलग हैं तो कोशिका की संरचना भी क्या होगी, अलग अलग है। ठीक है। अब होता है तुम्हारा स्टार्ट कि कोशिका है तो कोशिका किन चीज़ों से बनी होती है, किस प्रकार से कोशिका में चीज़ें पाई जाती है, उसमें कैसा रहता है। तो हमने बताया था कोशिका में क्या रहता है, बीच में केंद्रक रहता है। केंद्रक किस झिल्ली से ढका होता है, जिसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसके अलावा उसमें क्या होती है, बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली होती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करते हैं। तो कोशिका कोशिका में क्या पाया जाता है, सबसे पहले मान के चलो ये कोशिका है अपनी। ठीक है। कोशिका है तो कोशिका में क्या होगा, ये केंद्रक क्या होगा, हर कोशिका में उसका क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक एक झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। और इसमें एक द्रव भरा रहता है, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। तो केंद्रक उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली, और क्या होता है, कोशिका द्रव। ठीक है। तो केंद्रक और जो आपका कोशिका द्रव है उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। क्वेश्चन आता है जीव द्रव्य क्या है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। चलो तो अपन अब अध्ययन कर रहे हैं कि केंद्रक झिल्ली क्या है ना। ये आपका जो कोशिका द्रव्य को कवर कर रही है उसे बोलते हैं अपन कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली के द्वारा, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका झिल्ली का एक नाम क्या है आपका, प्लाज्मा झिल्ली। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। तो केंद्रक जिस झिल्ली से ढका होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और कोशिका जिस झिल्ली से ढकी होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी एनसीईआरटी में दी गई है क्या, कोशिका झिल्ली। क्या दी गई है, कोशिका झिल्ली। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में अपन देखते हैं, कोशिका झिल्ली क्या है, कैसे पाई जाती है। नोट्स बनाते चलें साथ में। कोशिका झिल्ली, इनको पढ़ने के बाद आप अच्छे से क्वेश्चन समझ सकते हैं किस प्रकार से बनती हैं कोशिका में, कैसे क्या होता है। ठीक है। इसके बाद आप नोट्स बनाते ही हैं। तो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के बारे में देखें तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है, वर्णात्मक पारगम्य। क्या लिखा है, वर्णात्मक पारगम्य। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, वर्णात्मक पारगम्य। वर्णात्मक पारगम्य, या जैसे एक और नाम दिया गया है अर्ध पारगम्य होता है, अर्ध पारगम्य। तो कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, आप कह सकते हैं अर्ध पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य मतलब कि कुछ पदार्थों को ही अंदर जाने देती है और कुछ ही पदार्थों को
बाहर जाने देती है। मतलब यदि बड़े पदार्थ होंगे या बड़े अणु होंगे तो कोशिका झिल्ली उनको अंदर नहीं जाने देगी। कोशिका के भीतर, जैसे ये पढ़ रहे हैं कोशिका, तो ये आपकी क्या होगी, आपकी झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, वर्णात्मक। कैसी होती है, वर्णात्मक। मतलब कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है। छोटे अणु होते हैं वो आसानी से चले जाते हैं, बड़े अणु होते हैं वो आसानी से नहीं जा पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोशिका, आप देख रहे हो कोशिका झिल्ली कर क्या रही है। जैसे ये केंद्रक था, ये आपका केंद्रक झिल्ली, तो ये भरा है कोशिका द्रव्य भरा है। तो ये क्या कर रही है, बाहरी वातावरण से कोशिका को क्या कर रही है, अलग कर रही है। यदि देखो ये कोशिका है, ये बाहरी वातावरण है, ये क्या है आपकी कोशिका झिल्ली है। तो बाहरी वातावरण और अंदर वाले वातावरण में क्या कर रही है, अंतर कर रही है। ये अंदर वाले वातावरण को बाहरी वातावरण से क्या कर रही है, दूर कर रही है, और कहीं ना कहीं क्या प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में अपन देख ही रहे हैं। तो जैसे अपन को पता है कि जो पादप होते हैं उनमें क्या मिलती है, कोशिका भित्ति, और जंतु में क्या मिलती है, कोशिका झिल्ली। तो अब देखना है कि किस प्रकार से उनमें कोशिका भित्ति रहती है और कोशिका झिल्ली रहती है। तो जंतुओं में याद रखना कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली अनुपस्थित रहती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का कार्य संरक्षण प्रदान करना है। तो अपन देखते हैं पादप में किस प्रकार से कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति दिख रहा होगा, पादप की कोशिका दिख रहा है क्या, कोशिका भित्ति। पादप में कोशिका भित्ति रहती है और जंतु में क्या होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति मतलब एक मोटी लेयर होती है, कोशिका की तरह ऊपर क्या होती है, एक जब मोटी लेयर होती है। आपने देखे होंगे पौधे कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक क्या है, सेल्यूलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है ना। मतलब इसमें क्या पाई जाती है, जटिलता पाई जाती है, जो प्रदान करता है पौधे को मजबूती। क्या प्रदान करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। तो पौधों में कोशिका भित्ति होती है और वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है। अब कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में देख लिया कि जंतु में झिल्ली होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है। तो कुछ चीज़ों का इनमें कोशिका है तो कोशिका के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पता ही है तुम्हें। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, अपन निकालते हैं। तो कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होती है, मान लीजिए अपन जंतु कोशिका की बात करें, तो कोशिका झिल्ली के आदान प्रदान क्या होती है, गैसों का विनिमय होता है। गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कहाँ जाती है, कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जाती है। देखो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कैसी है, ज़्यादा है, इसीलिए अपन क्या आ जाती है, ऑक्सीजन बाहर से। हमारे फेफड़ों में क्या है, ऑक्सीजन कम है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, बाहर से कहाँ जाएगी, अंदर। किस प्रक्रिया के जाती है, विसरण द्वारा। विसरण द्वारा जो गैसें हैं उनका क्या होता है, परिवहन होता है। अपन ने देखा है गैसों में क्या पाया जाता है, विसरण पाया जाता है। ठीक है। और द्रव में क्या होता है, प्राशन होता है। तो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कैसी है, ज़्यादा है। तो गैसें हमेशा ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कहाँ जाती हैं, कम दबाव वाले क्षेत्र से। ऐसा समझ सकते हैं जैसे सिलेंडर में गैस भरी है और जैसे ही अपन सिलेंडर खोलें तो गैस कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, क्योंकि सिलेंडर में गैस कैसी भरी रहती है, ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र में भरी जाती है। ठीक है। तो गैसें हमेशा ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कहाँ जाती हैं, कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर। क्लियर। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कैसी होती है, ज़्यादा, क्योंकि हम लगातार काम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो कहाँ जाती है, वो बाहर जाती है। ठीक है। तो गैसें हमेशा ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कहाँ जाती हैं, कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जाती हैं। तो गैसों के परिवहन की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, विसरण। ठीक है। तो गैसें में विसरण हो रहा है, कोशिका झिल्ली के आर पार गैसें जा रही हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो रहा है, इसी प्रकार से यदि पानी का परिवहन होना है, किसका परिवहन होना है, पानी या जल का परिवहन। जब भी कहीं जल का परिवहन होगा तो वो क्या होगा, आपका जल का जो परिवहन होगा, जल का परिवहन
किसके द्वारा होगा तुम्हारा? परासरण। किसके द्वारा होगा? परासरण। परासरण बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसे कि ये आपकी कोशिका झिल्ली है, ये आपकी क्या है? कोशिका झिल्ली है। और ये कैसी है? आपकी वर्णात्मक है। क्या है आपकी? वर्णात्मक। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा यदि यहाँ पे पानी ज़्यादा है और यहाँ पे पानी कैसा है? इस साइड कम है। पानी यहाँ पे कैसा है? कम है। तो ज़्यादा वाले क्षेत्र से, ज़्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से पानी कहाँ जाएगा? कम सांद्रता वाले क्षेत्र के जाएगा। तो परासरण द्वारा, परासरण वही क्रिया है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल कहाँ जाते हैं? कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जल के अणु जाते हैं। किस द्वारा जाते हैं? वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? परासरण। क्या कहलाता है? परासरण। अधिक दबाव वाले क्षेत्र से जल के अणुओं का कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो किस में पाया जाता है? जल में पाया जाता है। और विसरण किस में पाया जाता है? गैसों में पाया जाता है। ठीक है। अब ये परासरण की चर्चा हो रही है तो परासरण की परिभाषा लिख लेना। अर्धपारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली द्वारा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से जल के अणुओं का कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जाना क्या कहलाता है? आपका परासरण कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो परासरण पढ़ रहे हैं तो परासरण के बारे में भी बात की गई है ना। परासरण क्या है? तो परासरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा अल्प परासरीय, समपरासरीय, और एक क्या होता है तुम्हारा? अति परासरीय। ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो आता है परासरण। आ रहा है क्या? परासरण। परासरण कितने प्रकार का होता है? लिख लें, परिभाषा लिख लें। एक विशिष्ट वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता, जा सकते हो आप लोग, वाले क्षेत्र की और परिवहन क्या कहलाता है? आपका परासरण। एक विशिष्ट वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना परासरण कहलाता है। परासरण के प्रकार कितने प्रकार का होता है? एक होता है अल्प परासरीय, फिर क्या होता है तुम्हारा? समपरासरीय, और एक होता है तुम्हारा अल्प परासरीय और समपरासरीय, और एक होता है तुम्हारा अति परासरीय। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक अल्प, सम और अति परासरीय। देखो, अल्प परासरीय विलयन क्या होता है देखते हैं, फिर समपरासरीय क्या होता है, अति परासरीय क्या होता है। देखो, तो अल्प परासरीय विलयन वह विलयन है जिसमें, या वह अल्प परासरीय विलयन वह विलयन है जिसमें क्या होता है? बाहरी विलयन कम सांद्रता युक्त हो। बाहरी विलयन कैसा हो? कम सांद्रता युक्त हो। ऐसा सकते हैं जैसे कि आपका एक विलयन है, कंटेनर है, और इसमें कोई चीज़ रखी हुई है ना, या फिर कोशिका रखी गई है। ठीक है, और यदि बाहरी विलयन की जो सांद्रता है वो कैसी है? कम है, और इसकी सांद्रता, इसके अंदर कोशिका के अंदर जो सांद्रता है वो कैसी है? ज़्यादा है ना। बाहरी विलयन कैसा हो? अधिक सांद्रता युक्त हो। बाहरी विलयन कैसा हो? अधिक सांद्रता युक्त हो, और अंदर वाली जो विलयन है वो कम सांद्रता युक्त हो। जैसे ये कोशिका है, और यदि कोशिका के बाहर जो द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर यदि जल की मात्रा ज़्यादा होगी और इस कोशिका के भीतर जल की मात्रा कैसी होगी? कम होगी, तो पानी के अणु कहाँ आ जाएंगे? अंदर जाएंगे, कोशिका के भीतर जाएंगे। तो पानी के अणु ज़्यादा वाले क्षेत्र से कहाँ जाएंगे? कम वाले। जैसे कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, है ना, क्योंकि कोशिका के भीतर जल की मात्रा कम है और पानी में डालिए तो पानी की मात्रा उसमें क्या
ज़्यादा है। तो ये कौन सा विलयन होता है? अल्पपराश्रयी विलयन। अब समपराश्रयी विलयन क्या होता है? जिसमें बाहरी विलयन में सांद्रता है जो वो, और आंतरिक विलयन में जो सांद्रता है वो कैसी हो? समान हो। सम मतलब समान हो। जैसा बाहरी विलयन है वैसे क्या है आपका आंतरिक विलयन है, तो वो कौन सा विलयन होता है? समपराश्रयी। और एक होता है तुम्हारा अतिपराश्रयी विलयन। अतिपराश्रयी विलयन में जो बाहरी विलयन है वो कैसा है? कम सांद्रता युक्त है, और जो आंतरिक विलयन है वो कैसा है आपका? ज़्यादा सांद्रता युक्त है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से एक करके देख रहे हैं। ठीक है, अभी ये हमने समझा अल्पपराश्रयी विलयन। तो हेडिंग डालते हैं अपन अल्पपराश्रयी विलयन। अल्पपराश्रयी, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, विलयन है ना। जब ऐसा विलयन जिसमें जो बाहरी विलयन है, बाहरी विलयन अधिक सांद्रता युक्त हो, अधिक जा सकते हो सांद्रता युक्त हो, है ना। बाहरी विलयन कैसा हो? अधिक सांद्रता युक्त। मतलब कि हमने बताई थी कोशिका है, और कोशिका को यदि जल में रखा गया है तो जल के अणु कहाँ जाएंगे? अंदर। जल के अणु कहाँ जाएंगे? कोशिका के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इसकी सांद्रता, पानी की सांद्रता कैसी है? कोशिका में ज़्यादा है ना। कोशिका में जल की सांद्रता कैसी है? ज़्यादा है। बाहर कैसी है जल की सांद्रता? ज़्यादा। और यहाँ कैसी है? कम है। तो यहाँ कम होगी तो पानी के अणु कहाँ जाएंगे? अंदर जाएंगे। तो कोशिका का आकार यदि ऐसा है तो कोशिका का आकार थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा? फूल जाएगी, और कोशिका का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब विलयन को, जब कोशिका को यदि क्वेश्चन आता है कि अल्पपराश्रयी विलयन में रखते हैं तो कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। वहीं यदि कोशिका को यदि अपन समपराश्रयी रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अतिपराश्रयी में क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो जब कोशिका को अपन अल्पपराश्रयी विलयन में रखते हैं तो कोशिका क्या हो जाती है? आकार में फूल जाती है। इसका उदाहरण किसमिस ले सकते हैं। किसमिस, अब किसमिस को अपन कहाँ डालें? अल्पपराश्रयी विलयन में, तो क्या हो जाएगी किसमिस? अल्पपराश्रयी विलयन में रखने पर क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है? आकार में फूल जाएगी। ठीक है, आकार क्या हो जाएगा उसका? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या चला जाएगा? जल चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ कोशिका के भीतर पानी कैसा है? कम है ना। इस प्रकार समझ सकते हैं। तो अब आता है अल्प हो गया, अब आता है समपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी, कितना टाइम हो गया? समपराश्रयी विलयन। ठीक है, समपराश्रयी विलयन और अतिपराश्रयी। देखो, जब दोनों प्रकार की बाहर और आंतरिक विलयन, दोनों प्रकार के विलयन कैसे हो? बराबर हो। जब बाहरी विलयन की सांद्रता आंतरिक विलयन की सांद्रता, गेट लगा दें, कि बराबर हो। जब बाहरी विलयन की सांद्रता आंतरिक विलयन की सांद्रता के क्या हो? बराबर हो, तो कौन सा विलयन होता है तुम्हारा? समपराश्रयी विलयन। जैसे कि एक कोशिका को जब अपन ने, इसके भीतर जितनी जल की मात्रा है, मान के चलो 5 ml है, ठीक है, और उसे जिस माध्यम में रखा गया, जिस सांद्रता वाले विलयन में रखा गया, इसकी सांद्रता भी कितनी है आपकी? 5 ml है। तो जब बाहरी विलयन और आंतरिक विलयन, आंतरिक विलयन से मतलब जो कोशिका के भीतर पाया जा रहा है, उसकी सांद्रता जब बराबर हो तो कौन सा विलयन बनता है तुम्हारा? समपराश्रयी। अब जब समपराश्रयी विलयन में कोशिका को रखा जाएगा तो तुम खुद बताओ कि कोशिका फूलेगी, नहीं फूलेगी, पुचकेगी, नहीं पुचकेगी। जैसी कोशिका है वैसी ही क्या होगी? रहेगी। तो वो क्या है आपका? समपराश्रयी विलयन। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा अतिपराश्रयी। अच्छा, इसमें किसमिस को रखेंगे तो किसमिस पर कोई अंत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आता है तुम्हारा अतिपराश्रयी विलयन। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, साफ कर दें। आता है तुम्हारा अतिपराश्रयी विलयन। वह विलयन
जिसमें वह विलयन जिसमें बाहरी विलयन कम सांद्रता युक्त हो। बाहरी विलयन कैसा हो? कम सांद्रता युक्त हो। कैसा कहलाता है? अति पराश्रयी विलयन। बाहरी विलयन जैसे कि ये आपका कोशिका है और यदि इसके अंदर सांद्रता कितनी है आपकी 3 ml, ठीक है, और यहाँ आपकी सांद्रता है आपकी 2 ml, तो पानी या इसके अंदर जो द्रव रहेगा वो कहाँ जाएगा? कोशिका के बाहर जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ क्या है? कम है, ठीक है। पानी ना टंकी से ऊपर से नीचे ही जाता है ना, क्योंकि ऊपर सांद्रता मतलब ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, और वो कहाँ जाता है? फिर नीचे जाता है। इसी प्रकार से कोशिका रहती है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कैसा है? कम है, तो कहाँ जाएगा पानी? अंदर जाएगा कंडेंसर में, तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी सिकुड़ जाएगी। कोशिका का आकार इतना बड़ा था, क्या बन गया? इतने, तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। जब कोशिका को अपन अति पराश्रयी विलयन में रखें, अति पराश्रयी, जब कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो ये भी किसमिस को यदि अति पराश्रयी विलयन में रखेंगे तो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। अंडे की भी दिया गया है, तो कुल मिला के क्या है आपका? संपराश्रयी, अति पराश्रयी, अल्प पराश्रयी। अल्प पराश्रयी में बाहरी विलयन कैसा होता है? अधिक कम सांद्रता युक्त, जिसकी दाना कोशिका, जैसे कि बाहरी विलयन ये है, ठीक है। हमारे अंदर क्या है? अल्प पराश्रयी विलयन है ना। हमारा पेट खाली है और अंदर पानी बहुत ज़्यादा है या भोजन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? उसको खाएंगे और पेट भर जाएगा। इसी प्रकार से यदि बाहरी विलयन यदि अधिक सांद्रता युक्त होगा तो पानी कहाँ चलेगा? हमारे अंदर। यदि समपराश्रयी, जैसा बाहर पानी है जैसे हमारे अंदर पानी है, तो समान रहेगा। यदि अति पराश्रयी है तो अति पराश्रयी में कैसा है? हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पानी है और बाहर क्या है? कम है, ठीक है, तो हम कहाँ निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार से होती है तुम्हारी अति पराश्रयी विलयन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन अंडा में भी प्रयोग कर सकते हैं, अंडे का एग्जाम्पल या किसमिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इतना आप करें। उसके बाद आता है तुम्हारे कोशिकांग, है ना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। जुड़े रहें, थोड़ा सा सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा वीडियो डालने में अभी गैप के कारण मैं बिजी था थोड़ा सा, अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।